हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी नई मिनिस्ट्री बनी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, ये नई मिनिस्ट्री बनी है इसलिए ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 gave a constitutional status and protection to the cooperative societies. 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या दिया है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दे दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज को मिला 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अब ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसमें आपको पता चलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है और उनकी आज तक हिस्ट्री क्या रही है, उसका मैंने थोड़ा सा वर्ल्ड से भी लिंक करके बताया। ठीक है, तो 10 मिनट का एक वीडियो है, इस वीडियो को जरूर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे नहीं पता उसे मैं ब्रीफ में बताता हूं, बाकी आप उस वीडियो को देखेंगे ही। इसमें ये कोई प्राइवेट मोटिव से नहीं है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जैसे हम देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलके और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली कोऑपरेशन करते हैं, है ना, कोऑपरेशन करते हैं आपस में, बहुत सारे लोग मिलके आपस में एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही तो ग्रो हुआ है। ठीक, तो ये हुआ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या वो। बाकी अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, तो उसने 3 चेंजेस लेके आया कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला चेंज क्या है, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 में अगर आपने देखा होगा तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी वर्ड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ये वाला जो आर्टिकल है ना, लाइक फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस एसोसिएशन, तो उसमें वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड कर दिया गया है। तो ये हमें आर्टिकल 19 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या एक फंडामेंटल राइट से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, It included a new directive principle of state policy on the promotion of cooperative societies. अब इन्होंने एक DPSPs में भी कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 43B में इसको ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी इस चीज को ऐड कर दिया गया है, तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को DPSPs में क्यों ऐड किया। अब फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लोग आपस में चलो मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो फॉर्म कर लेंगे, लेकिन जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी तो उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे ना। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मान लो किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली है, तो उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। और डीपीएसपीज में जो भी सारी चीजें लिखी हैं, डीपीएसपीज में जितनी भी सारी चीजें लिखी हैं वो क्या है, उस पर सरकार क्या करती है, उस पर गवर्नमेंट रूल्स लॉज बनाती है ना, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है। तो फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे डीपीएसपी का ये प्रिंसिपल ऐड किया गया है। अब यहाँ पे एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या डीपीएसपीज आर एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं, फंडामेंटल राइट्स है एनफोर्सिएबल, तो डीपीएसपीज एनफोर्सिएबल नहीं है। लेकिन क्या डीपीएसपी बाइंडिंग है सरकार के ऊपर? जी हाँ, डीपीएसपीज आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। बाइंडिंग क्यों है? क्योंकि हमने जब मैं आपको डीपीएसपीज पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि सरकार को डीपीएसपी से रिलेटेड लॉज बनाने पड़ते हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह बनानी पड़ती है। अगर सरकार ने डीपीएसपीस पे काम नहीं किया तो वो चुनाव हार जाएंगी। ठीक है, सो एक बार उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग प्रीलिम्स में गलत कर देते हैं। इट एडेड अ न्यू पार्ट, दैट इज पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटाइटल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT। ठीक है, एक नया पार्ट ही बना दिया, जैसे पंचायती राज और इन सब का एक अलग अलग पार्ट बना है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग पार्ट बना दिया और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें मेंशन कर दिए गए। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको हुई क्लियर।
Part 9B of the Constitution contain the following provision with respect to the cooperative society। अब ये जो Part 9B है इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन है। हमें ये तो पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, हमें ये भी पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डीपीएसपी का पार्ट है, और ये दोनों आर्टिकल्स में ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है, ज्यादा इन द सेंस इतना डिटेल में जाने लायक कुछ है भी नहीं। लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं हमें इन आर्टिकल्स को तो हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि एक नया पार्ट है, तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हमारे काम की है तो हम वो देखते हैं, और इन्हीं आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन है कमिंग स्लाइड्स में। Incorporation of cooperative societies, the state legislature may make provision for incorporation, regulation and winding up of cooperative society based on the principle of voluntary formation, democratic memberhood, member economic participation and autonomous functioning। अब स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोविजंस बनाना होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उस हिसाब से फॉर्म हो सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंटरी हम फॉर्म करते हैं, स्टेट की जबरदस्ती नहीं होती है, लेकिन उन्हें रेगुलेट करने के लिए सरकार लॉ बनाती है कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिक सेटअप हो, सभी के पास में पावर हो, ऐसा नहीं हो कि कुछ के पास में पावर हो, ठीक है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के प्रेरोगेटिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दो स्टेट में या दो से ज्यादा स्टेट में है, तब क्या होगा, तब कौन से स्टेट का रेगुलेशन उस पर लगेगा, तब यहाँ पे सीधा सीधा पार्लियामेंट का रेगुलेशन लगेगा। जब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट से ज्यादा मतलब दो स्टेट में हो या दो से ज्यादा स्टेट में हो, तब पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव आएगा। लेकिन कुछ छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया में, तो उनका अगर वो सिर्फ एक ही स्टेट में कन्फाइंड है, अगर वो सिर्फ एक ही स्टेट में कन्फाइंड है, लाइक मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बना दिया मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, वही बाइंडिंग होगा। क्लियर? सो ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है। नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियरर्स। The board shall consist of such member and director as may be provided by the state legislature, but the maximum number of director of the cooperative society shall not exceed 21। अब कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, कितने डायरेक्टर्स होंगे, है ना। डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास पावर होती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ बहुत बड़ी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, लाइक हमने अभी अमूल का मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था, जो बहुत सारे स्टेट्स में फैली होती है ना। तो अब वहां पे जो डायरेक्टर्स रहते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। तो उनके कितने मेंबर्स होंगे, ये सब ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, ये सारी चीजें स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि 21 से ज्यादा बोर्ड ऑफ मेंबर एक्सीड नहीं होने चाहिए। क्लियर है? ठीक। The state legislature shall provide for the reservation of 1 seat for SCs or scheduled tribes and 2 seats for women by the board of every cooperative society having members from such a category of person। फिर स्टेट लेजिस्लेचर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करेगा SC SCs वुमेन को। कैसे करेगा रिजर्वेशन प्रोवाइड? अगर मान लो बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ABC। अब इस ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो हो सकता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में SC SC और वुमेन ये सभी मेंबर हो, तो इनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये मेंबर्स हैं ही नहीं, तो फिर रिजर्वेशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये मेंबर्स हैं तो फिर रिजर्वेशन मिलेगा उनको। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। The term of office of elected members of board and its office bearer shall be 5 years from the date of election। ठीक है। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ऑफ द बोर्ड एंड इट्स बियरर, जो बोर्ड मेंबर जो इलेक्टेड होंगे, जो वहाँ के डायरेक्टर्स हैं वो इलेक्टेड होंगे, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब जो ऐसा रहता है ना कि जो सबसे अमीर है, जो सबसे एलाइट है, वो वहाँ का मेंबर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जो मेंबर्स रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे और उनकी टर्म होगी 5 साल की। द स्टेट लेजिस्लेचर शैल मेक प्रोविजन फॉर को ऑप्शन ऑफ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, स्पेशलाइजेशन इन एनी अदर रिलेटेड फील्ड एज मेंबर ऑफ बोर्ड। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बना सकता है कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन उसमें हमें अलग अलग तरह के भी तो लोग चाहिए, तो उसमें हम बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इनसे रिलेटेड भी स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है कि ठीक है, भले ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन इसमें एक आध जो बोर्ड मेंबर होगा, एक दो जो बोर्ड मेंबर होंगे वो बैंकिंग या इससे रिलेटेड हो सकते हैं। बट द नंबर ऑफ सच कोऑप्शन मेंबर शैल नॉट एक्सीड 2 इन एडिशन टू 21 डायरेक्टर्स।
टोटल कितने होने चाहिए? तो टोटल तो हमने देखा था कि टोटल जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट है वो 21 फिक्स की गई है, प्लस अगर 2 मेंबर प्लस ये जो मेंबर्स होंगे ये 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो टोटल 23 से ज्यादा ये मेंबर एक्सीड नहीं करने चाहिए। और ये जो 2 मेंबर होंगे, इन दोनों मेंबर के पास में क्या, इन दोनों मेंबर के पास में वोटिंग राइट्स नहीं होगा, ठीक है, इनके पास में वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं होगा। वोटिंग राइट सिर्फ इन 21 मेंबर के पास में होगा। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये 21 मेंबर आपस में वोटिंग से ले लेंगे, इन दोनों इन मेंबर्स के पास में वोटिंग राइट्स नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। देखो ये लेक्चर्स है ना थोड़ा सा फैक्चुअल है, फैक्चुअल बेस इसमें प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंस का एज सच इस स्लाइड में जो मतलब जो आपकी लक्ष्मीकांत में दिया गया है, उस लक्ष्मीकांत से मेंस वाले क्वेश्चंस कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनना थोड़ा सा इस जो लेक्चर्स हैं इनमें मुश्किल है, और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअली चीज़ें दी गई है जिसमें कि हम यूजली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार उसे इसलिए अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। फर्दर द co-opted member shall not have right to vote in any election of the cooperative society or be eligible to be elected as an office bearer of the board. The functional director of cooperative society shall also be a member of board, and such member shall be excluded from the purpose of counting the total number of director, that is 21. अब यहाँ पे वही वाली चीज बताइए, यहाँ पे बोला है कि कुछ फंक्शनल डायरेक्टर्स भी होते हैं, उन्हें भी बोर्ड ऑफ मेंबर की कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसे समझेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ऐसे समझेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में बहुत सारे फंक्शनल डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी बड़ी कंपनी भी देखते हो, फंक्शनल डायरेक्टर्स, फंक्शनल डायरेक्टर्स, फंक्शनल डायरेक्टर सेकंड, फंक्शनल डायरेक्टर थर्ड। हम कोई भी बड़ी कंपनी देखते हैं, आप एक कंपनी से एग्जांपल लीजिए, हम एक कोई भी बड़ी कंपनी देखते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भूलिए जिससे समझने में प्रॉब्लम जा रही है, हम कोई भी कंपनी लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक उसके हेड होते हैं, ठीक है, वो हेड के अंदर वो कुछ बहुत सारे सब हेड रखते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी कंपनी तो जैसे मान लो फाइनेंस, HR, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, इन सब के फिर हम अलग अलग हेड रखते हैं। तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर, उसके नीचे हम देखते हैं कि फंक्शनल डायरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शनल डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होगी तब ये भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। लेकिन हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ कितनी फिक्स करके रखी है? हमने यहाँ पे फिक्स करके रखी 21, और इन 21 में ये फंक्शनल डायरेक्टर काउंट नहीं होंगे। बस ये लोग यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, बाकी इनके पास भी वोटिंग राइट्स नहीं है, बस ये लोग यहाँ की इनकी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई, ठीक। Then election of the members of the board. The election of the board shall be conducted before the expiry of the term of board, so as to ensure that the newly elected member assume office immediately on the expiry of the term of office of the member of outgoing board. अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि इलेक्शन पहले ही हो जाना चाहिए। जैसे हमें पता है कि 5 साल का टेन्योर है, ठीक है, अब हमें पता है कि 5 साल का टेन्योर है यहाँ पे मेंबर्स का, तो यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे इन बोर्ड ऑफ मेंबर्स के, इनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही हो जाने चाहिए। ये वाला पॉइंट भी क्लियर आया। अब यहाँ पे आपको एक एनालिसिस करना है, जैसा कि मैंने बहुत बार, हम जब डेली एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह करते हैं तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है, लाइक CBI के डायरेक्टर, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो भी अता पता नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर का टेन्योर खत्म हो जाता है, अता पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टेन्योर खत्म हो जाता है, फिर भी उनका कोई टाइम बाउंड मैनर में नहीं है। तो आप ये सोचो कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का दे दिया गया है कि इनका टर्म 5 साल का है, तो इनका जब टर्म खत्म होने वाला रहेगा उससे पहले नए बोर्ड ऑफ मेंबर इलेक्ट हो जाने चाहिए। जब इन पोस्ट का टाइम फ्रेमवर्क मेंशन है और इन पोस्ट पे जब टाइमली इलेक्शन होता है, तो वो जो CBI, CVC, यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी पे वैकेंसी सरकार लटकाए रखती है कि हम किसी अपने आदमी को वहां बैठाएंगे। इस चक्कर में सरकार वैकेंसीज पे वैकेंसीज वहां पे रखती है, ठीक है।
The superintendent's direction and control of preparation of electoral rolls and conduct of election to the cooperative society shall vest in such body as may be provided by the state legislature. अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पे इलेक्शंस होगा, ठीक है, इलेक्शन होगा हर 5 साल में, तो कौन सी बॉडी इलेक्शन करवाएगी, कैसे इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर होंगे इनके, ठीक है, क्योंकि आपस में पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर इलेक्शन करेगी, तो इलेक्शन किस बेसिस पे होंगे, कौन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेगा, कौन सी बॉडी करवाएगी, ये सारी पावर किसके पास दे दी है, ये सारी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास में दे दी गई है, ठीक है, ये सारी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास में है। क्लियर? नाउ सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट. No board shall be superseded or kept under suspension for a period exceeding 6 months. The board may be suspended or kept under suspension in case of persistent default of negligence in performance of his duty. अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को सस्पेंड भी कर दिया जाता है, ये सब सस्पेंड, उनको नौकरी से निकालना वगैरह सब हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड डेट कंडीशन ये है कि 6 महीने से ज्यादा वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सस्पेंशन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, और सस्पेंड वगैरह भी कर रहे हो तो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक। However, board of any such cooperative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no government shareholding or loan or financial assistance और एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी सस्पेंशन वगैरह नहीं होता जहां सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब मोस्टली हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये देखते हैं कि सरकार या तो लोन देती है, सरकार उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती क्यों है? कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा थोड़ा ना कि प्रॉफिट बेसिस पे बनी है, वो लोगों का भला करने के लिए बनी है। वो तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं उसमें से, ठीक है, लेकिन वो लोगों का भला करने के लिए बनी, कॉपरेशन के माध्यम से बनी है। आप वर्ड से ही समझिए कोऑपरेटिव, ठीक है, कॉपरेशन से आए, कॉपरेशन के माध्यम से बनी है। तो यहाँ पे इनको स्टेट मतलब सरकार इनको बहुत ज्यादा मदद करती है इनके डेवलपमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली इनके डेवलपमेंट से जो सिटीजन्स है उनका ही डेवलपमेंट होना है। तो यूजुअली जो गवर्नमेंट होती है वो इनको फंड वगैरह करती रहती है, तो उनके फंड वगैरह करती है तो गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड कर दे, लेकिन वैकेंसी 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बट कंडीशन ये है कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्योरली प्राइवेट बेसिस पे होती है, उनमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता। तो जहाँ सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता, जहाँ सरकार कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दे रही है, वहाँ पे सरकार सस्पेंड भी नहीं कर सकती, ठीक है। जो ये सस्पेंशन वाली पावर है ये सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। In case of supersession of board, the administrator appointed to manage the affair of such cooperative society shall arrange for the conduct of election within the period of 6 months and hand over the management to the elected board. अब मान लो अगर उस बोर्ड को, उस मेंबर को हमने बोल दिया कि भैया तुम सही नहीं हो, तुमको हम नौकरी से मतलब तुम अब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रह सकते, तो इस केस में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, और उस 6 महीने में वैकेंसी तो नहीं रहेगी। उस 6 महीने में जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, वो इंसान उसका सारा कामकाज संभालेगा, ठीक है। अब है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मतलब इनके पास जो रुपए आ रहे हैं, ये लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी दिया होगा, कुछ सरकार ने भी दिया होगा, तो इनका ऑडिट तो रखना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कहीं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं ये अपने हित के लिए रुपए खर्च कर रहे हो, ये लोगों की भलाई नहीं कर रहे हो, ये जो बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर हैं उनकी भलाई नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स देख रहे हो, इसलिए इन पे चेक रखना भी जरूरी है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट एट लीस्ट वंस इन ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे प्रोविजंस बना सकता है कि इनके ऑडिट कैसे करना है, और साथ ही साथ इनका अकाउंट्स का ऑडिट एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार इनका ऑडिट होना ही चाहिए। It shall also lay down the minimum qualification and experience of auditor and an auditing firm that shall be eligible for auditing the accounts of cooperative society. अब इनके अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि क्या उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह रहेगी, वो सारा स्टेट लेजिस्लेचर बताता है। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म अपॉइंटेड बाय जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब
ये इनको ऑडिट कौन करेगा? ये करेगी एक जनरल बॉडी जिस पे डिसाइड करेगी, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम वापस यहाँ पे चलते हैं। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो मैंने आपको क्या बताया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर इसके अंदर हमने बहुत सारे फंक्शनल डायरेक्टर देखे थे, फंक्शनल डायरेक्टर्स, और एक जनरल बॉडी होती है। जनरल बॉडी मतलब पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, तो इस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर होते हैं वो, तो अकाउंट्स को ऑडिट कौन करेगा? अकाउंट्स को ऑडिट करने की पावर कि अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा, इसकी पावर ये लोग डिसाइड नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये पूरी जनरल बॉडी डिसाइड करती है कि अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा। प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि ये मतलब ऑप्शन दे देता है कि या तो ये अकाउंट्स ऑडिट करेंगे, अब आप चूज कर लीजिए, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन बता देती है, तो फिर ये चूज करते हैं कि इनके अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई, ठीक। बाकी ये जो ऑडिटर्स हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट बताती है, और फिर ऑडिट अकाउंट्स वही करते हैं जिनको ये जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलती है, वही, ठीक है। ये वाली चीज भी हुई हमें क्लियर। बेसिकली बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इतना ज़्यादा भी फैक्चुअल नहीं जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए, बिकॉज एक नई मिनिस्ट्री बनी है तो पता होना चाहिए। नोट कब पता नहीं, क्वेश्चन पूछ ले इस साल, अगले साल, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट सच एन ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बॉडी अथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ। द अकाउंट्स ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड विद इन 6 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनके अकाउंट्स ऑडिट हो जाने चाहिए। द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इनकी जो अकाउंट जो ऑडिट वगैरह होंगे, इसकी जो रिपोर्ट है ये स्टेट लेजिस्लेचर को टेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे टेबल कर दिया जाएगा। Convening of general body meetings. The state legislature may provide that annual general body meeting of every cooperative society shall be convened within the 6 months of the closure of the financial year. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने पहले हर साल ये एक जनरल बॉडी एक बार मिलेगी ही मिलेगी, मतलब पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक ना एक बार मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। नाउ राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन. द स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड for the access of every member of cooperative society to the books of information accounts of the cooperative society. अब cooperative society में बहुत सारे members होते हैं, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड करता है कि कोई भी मेंबर, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट्स की, कोई बुक्स की, ठीक है, अकाउंट्स की, तो वो सारी चीजें ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। और ये इंफॉर्मेशन होना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन पे एक नजर बना के रखें, कहीं ऐसा तो नहीं अपना मुनाफा देख रहे हैं और हमें फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। और एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली थी, आप अभी भी ध्यान रखिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लेजिस्लेचर से वही गवर्न होती है जो सिर्फ एक, जिसकी प्रेजेंस सिर्फ एक स्टेट में हो, जिसकी प्रेजेंस 2 स्टेट में या 2 से ज्यादा स्टेट में होगी, उस पर पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन लगेगा, ठीक। It may or may make provision to ensure participation of member in the management of cooperative society. Further, it may provide for cooperative education, training for the members. ठीक है, सबको ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सारी चीजें देना जो भी मेंबर्स हैं, और पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें सभी मेंबर्स का। ऐसा नहीं हो कि सारी डिसीजंस एक तरफा लिए जाएं, ठीक है। यहां तक हुई आपको चीजें क्लियर। Return. Every cooperative society shall file returns within the 6 months of closure of every financial year to the authority designated by state government. These returns include the following: audited statement of its account, annual reports of its activity, plan of surplus disposal. उनको सारी चीजें बतानी होती है कि उनके स्टेटमेंट का ऑडिट वगैरह है ना, कितना प्रॉफिट हुआ, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ इट्स एक्टिविटी, देन लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज अमेंडमेंट, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ इट्स जनरल बॉडी मीटिंग, कब मीटिंग हुई, इलेक्शन कब ड्यूज हैं, एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट। और वो सारे प्रोविजन जो स्टेट एक्ट के द्वारा उनसे मांग किए जा रहे हैं, उन सबका उनको रिटर्न मतलब सब बताना पड़ेगा उनको, ठीक है, वो सारी चीजें उन्हें बतानी पड़ेगी। स्टेट एक्ट और या फिर अगर हम देखें तो पार्लियामेंट इन केस ऑफ जो कोऑपरेटिव बॉडी बहुत सारे स्टेट्स में है, ठीक, क्लियर है। देन
offenses and penalties. The state legislature may make provision for the offenses relating to the cooperative society and penalties for such offenses. Such law shall include the commission of the following acts or offenses. A cooperative society willfully makes a return or furnishes false information. अब इनको पेनाल्टीज वगैरह लग सकते हैं, ठीक है, अगर इन्होंने कोई गलती करी, या तो आपने उसको गलत इंफॉर्मेशन दी, आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट गलत दे दिया, ठीक है, आपने अपना जो रिटर्न फाइल किया, जो सारी चीजें बताई वो आपने गलत बताई हो, तो एनी पर्सन विलफुली डिसोबे और समन रीएक्विजिशन ऑर्डर इशूड अंडर द स्टेट्स एक्ट, स्टेट एक्ट का अच्छे से पालन नहीं करना, ठीक है, जो स्टेट एक्ट में जो चीजें दी गई है उन्हें विलफुली जानबूझ करके अच्छे से पालन नहीं करना. Any officer who willfully fails to hand over the custody of books, account, documents, record, cash, scrutiny and other property belonging to cooperative society to an authorized person. ठीक है, कोई भी इंसान अपने डॉक्यूमेंट कैश वगैरह नहीं देता है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, सो भी उनके ऊपर पेनाल्टी वगैरह लगती है कि आप क्यों नहीं बता रहे हो. एनी पर्सन हु अडॉप्ट करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ बियरर, करप्ट प्रैक्टिसेस करना इलेक्शंस के दौरान या बाद में भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना, तो आपके खिलाफ क्या होगा, पेनाल्टीज वगैरह लगेगी. एप्लीकेशन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, द प्रोविजन ऑफ द पार्ट शैल अप्लाई टू द मल्टी स्टेट. ये मल्टी स्टेट में भी लगता है, मैंने आपको बताया था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग स्टेट्स में होती है वहां पे. देन एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज, जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये यूनियन टेरिटरी में भी लागू होगा, प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट जब डायरेक्ट करेंगे तब, ठीक है, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall be applied to union territory और पार्ट thereof, ठीक है, अगर जब प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे तो ये पार्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये यूनियन टेरिटरीज पे भी लगेगा, ठीक. Then continuance of the existence law, any provision of any law relating to the cooperative society in force in state immediately before the commencement of the constitution. 97th Act 2011 which is inconsistent with the provision of this part. अब यहाँ पे हुआ ये था, अगर आपने पंचायत और ये सारा भी ध्यान में दिया हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान था कि अब ये जो प्रोविजन आया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये तो 2011 में आया था. 2011 से भी तो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रही थी ना, तो उनके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस चल रहे थे, अपने कुछ लॉज चल रहे थे, तो उनको इस लॉ के साथ में सिंक होना पड़ेगा. अब जो पुराने लॉज हैं उन सबको ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इनके साथ में उनको सिंक होना पड़ेगा. तो उनको 1 साल का समय दिया गया कि ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो आ गया है, लेकिन आपको 1 साल का टाइम है कि आप इन सारे प्रोविजन पे सिंक हो जाए, मतलब 2012 तक का उनको समय दिया गया. क्लियर है, ये वाला प्रोविजन अब हमारे कोई काम का नहीं है. देन रीजन फॉर द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. अब क्या क्या रीजंस थे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आने की जरूरत पड़ी, ठीक है. द रीजंस एडिंग द अबव प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस for the 97 Constitution Amendment Act of 2011 are as follows. The cooperative sector over the year has made a significant contribution to the various sector of national economy and has achieved a voluminous growth. इन्होंने national economy में GDP में बहुत ज़्यादा contribute किया है. अगर आपको पता हो तो Ministry of Corporation भी यही कह के बनाया गया है कि हम cooperative society में ease of doing business को promote करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या करा, national economy में बहुत ज़्यादा contribute करा है. ये बनी बेसिकली कॉर्पोरेशन के पर्पस से थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी है कुछ बिजनेस मॉडल पे, कुछ ने बहुत प्रॉफिट भी कमाया है, जैसे अभी हमने अमूल वगैरह सबके एग्जांपल्स देखे, ठीक है. तो इसलिए इनको एक एक्ट के द्वारा इनको गवर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये इतना बड़ा हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इनके लिए कोई लॉ तो होना चाहिए ना. प्लस यहाँ पे ये इलेक्शंस वगैरह बहुत टाइमली होने चाहिए. अगर ये इलेक्शंस वगैरह टाइमली नहीं होंगे, लाइक मान लो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया और उसे पता 15 साल तक मैं ही रहूंगा, तो भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा. अब उसको पता है 5 साल में चुनाव होंगे, वो अच्छा काम करेगा तो हो सकता है वो री इलेक्ट हो किया जाए, नहीं करेगा तो नहीं होगा. तो इसलिए भी ये सारी चीजें, अकाउंटेबिलिटी रखना था मैनेजमेंट पे, इसलिए ये सारी चीज लेके आए. इन एडुकेट प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट इन मेनी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी लीड टू द पुअर सर्विस एंड द लो प्रोडक्टिविटी. तो प्रोफेशनलिज्म, एक अच्छा प्रोफेशनलिज्म हो, अभी तक अच्छा हमने नहीं देखा था, लेकिन अच्छे से लोग हो, एकदम प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन वगैरह हो, वही लोग आगे आए, इसलिए, ठीक.
Now, cooperative society need to run well established democratic principles, election on time to time, free and fair manner. ठीक है, सारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, समय टू समय, समय के अनुसार रिफॉर्म्स होने चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो हम बात करते हैं ना, हमने पहले भी बात की, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, समय के अनुसार रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो वैसे ही इनमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत थी। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी is a subject of state list of the 7th schedule of the constitution, and the state legislature accordingly enacted legislation of cooperative society. Within the framework of state growth of cooperative, large scale was on securing social economic justice, equitable fruits of development. It has however experienced, in spite of considerable expansion of cooperative, their performance have been not desired level. अब ये स्टेट लिस्ट में आती हैं और वही इनको स्टेट एक्ट से इसलिए गवर्न किया गया क्योंकि इनके माध्यम से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये बनी प्रॉफिट बेसिस के लिए नहीं होती ना, ये बनती तो इसलिए कि हम लोगों का भला करेंगे, मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे एटलीस्ट उनका तो भला ही होगा, तो इनको गवर्न करने की जरूरत थी। कंसिडरिंग द नीड फॉर रिफॉर्म इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्ट्स ऑफ स्टेट कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन हेल्ड ऑन सेवरल ओकेशंस on the cooperative minister. A strong need has been amending the constitution so as to keep the cooperative free from necessary interference and also to ensure their autonomous functioning. एक चीज और समझो, जैसे पंचायत वैसे डीपीएसपीज में था, जैसे सिर्फ पंचायत का हमने पहले देखा था कि सिर्फ डीपीएसपीज में मेंशन था, तो हमने ये देखा था कि अलग अलग स्टेट अपने अपने लॉ के हिसाब से गवर्न कर रही थी उन पंचायती बॉडीज को, कहीं पे 4 टियर मॉडल है, कहीं पे 2 टियर मॉडल है, कहीं पे 3 टियर मॉडल है, टाइम टू टाइम इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पंचायत में देखी थी ना। तो वैसे भी ये जब स्टेट लिस्ट में एकदम ऐसा था, तो हर चीज हर स्टेट के अपने अपने कुछ लॉज रूल्स रेगुलेशन चलते थे, तो ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने से क्या हुआ कि स्टेट इसमें अपने कुछ लॉज तो कुछ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बेसिक स्ट्रक्चर तो इनको प्रोवाइड कर दिया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, लेकिन अब स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है। बाकी ओवरऑल लॉ कैसे होंगे ये पूरी कंट्री में एक सेम कर दिया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। कुछ जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ से भर देगा, तो एक ये भी रीजन था। ठीक है, फिर the central government was committed to ensure the cooperative society in country to function in democratic, professional and autonomous and economically sound manner. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि ये डेमोक्रेटिक इकोनॉमिकली साउंड मैनर में काम करे, अच्छे से सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी का इतना बड़ा पार्ट है तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हो, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी बना दी कि ये इनको एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इनकी रैंकिंग इंप्रूव करने की मदद करेगा और इनकी भी रैंकिंग वगैरह होगी, ये भी अच्छे से और अच्छे से काम करेंगे। आई होप ये आपको पूरा कॉपरेटिव सोसाइटी का पूरा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है। इस नई मिनिस्ट्री के बनने के बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोर और एवर इसमें चीज़ें फैक्चुअल थी, लेकिन हमें फैक्चुअल पार्ट भी करना जरूरी था फ्रॉम प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव। प्लस आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाला मेरा जो वीडियो है आप एक बार उससे जरूर देखेंगे सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो, एटलीस्ट हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स की, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की आपको एकदम इनका बैकग्राउंड तो पता हो। ठीक है, तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।